सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जो है वो गुरु के गोचर के बारे में बात करेंगे, जो कि 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक गोचर का वीडियो है। किसी भी कुंडली विश्लेषण का जस्ट ये एक पार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण हमारी दशा होती है वर्तमान की, उसके बाद अंतर्दशा होती है और लास्ट में आपको जो है वो गोचर देखना होता है। दशा जो होती है वो हमारी लाइफ में हमारा स्टेटस बताती है, अंतर्दशा जो होती है वो इवेंट्स बताती है और अंत में हमको वो जो इवेंट कब होगा उसको पिन पॉइंट करने के लिए गोचर देखना पड़ता है। तो मैं आपको आज जो भी निगेटिव या पॉजिटिव बताऊं, पहले आपको जो वो निगेटिव या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा या अंतर्दशा क्या चल रही है। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे और गुरु जो होंगे जब वो मेष राशि में गोचर करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर राहु रहेंगे और सैटर्न का उस पर एस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो बात करते हैं जिसका हम सबको ध्यान देना है, रिगार्डलेस हमारी लगन या राशि कौन सी हो। तो देखिए, क्योंकि गुरु मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 को, तो जब ये वाटर साइन से गुरु फायर साइन में गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट आता है जिसको हम लोग गंधांता कहते हैं ज्योतिष में। ये पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव होता है, इस सब का हम सबको ध्यान रखना है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर साइन जो होती है वो हमारे इमोशंस की, सबकॉन्शियस माइंड की होती है और फायर साइन जो होती है वो एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। और जुपिटर क्या है? वो एक्सपेंशन के कारक है, किसी भी चीज़ को वो बहुत बढ़ा देते हैं। तो ये जो सेंसिटिव पॉइंट है इसको भी जो है वो इंक्रीज कर देंगे जुपिटर। तो इस समय जो है वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, हमारी हायर विजडम बढ़ सकती है, हमारे नॉलेज के लिए ये अच्छा हो सकता है, डिस्कवरीज के लिए ये अच्छा हो सकता है समय। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन करते हैं तो वो यहाँ पर हमारे इमोशंस को भी इंटेंस कर सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये गंधांता की जो है वो मैंने स्थिति बताई। अब ये जो गंधांता का पीक टाइमिंग है ये कब होने वाला है? ये 17 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच पीक होगा गंधांता का जो समय होगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड बात हम सबको क्या ध्यान रखनी है कि सोलर एक्लिप्स होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को होने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात, गुरु और राहु की जो युति होने वाली है वो तो सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए अलग अलग रिजल्ट लेकर आएगी। लेकिन एक बात जो कि सभी, चाहे कोई भी लगन या राशि हो, जिसको ध्यान रखना है इस युति के होने पर, वो इस बात का है कि गुरु और राहु की जब युति होती है तो यहाँ पर ये एक पिक्यूलियर ओन व्यूज देती है नेटिव को। डिसीजन लेते समय हम बहुत स्टबन हो जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाते हैं और कई बार इस युति की वजह से हमारे डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि गुरु राहु की युति उल्टी सोच भी जो है वो दे देती है और हमें धोखा भी हो जाता है या हम धोखा करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी जो चार्ट है उसमें राहु स्ट्रांग है या जुपिटर स्ट्रांग है। तो ये एक जनरल बात होती है राहु जुपिटर की युति की, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि राहु वक्रीज हैं और गुरु जो है वो मार्गी हैं। तो जब गुरु राहु के पास आएंगे उसके बाद एक बार जब क्रॉस करेंगे तो राहु उनसे दूर ही होते जाएंगे, क्योंकि राहु तो वक्री चलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब इनकी रियल जो युति होने वाली है वो होने वाली है 26 मई को। जी हाँ, 26 मई को गुरु और राहु की स्ट्रांग युति होगी और उसके बाद तो राहु जो है वो वक्री हो जाएंगे। मतलब वक्री तो रहते हैं वो, लेकिन वो फिर वहां से दूर होते हुए जाएंगे और 30 अक्टूबर को राहु जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो 26 मई के बाद जैसे जैसे जून और जुलाई, जैसे जैसे समय जाता जाएगा, ये युति उतनी ही मतलब
वीक होती जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए। तो देखिए वृषभ लगन के जातकों के लिए गुरु राहु की युति 12th हाउस में होने वाली है, सैटर्न आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो और जो गुरु होते हैं वो आप लोगों के लिए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट भी होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए 8th और 11th हाउस के मालिक होते हैं। तो जब जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग तो गोचर हमारे लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, तो जब स्थितियां इतनी पॉजिटिव ना हो तब हमें प्रिकॉशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे जो 12th हाउस होता है उससे हम आइसोलेशन या फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, और गुरु राहु जो है वो और सैटर्न ये तीनों फॉरेन के ही कारक है, तीनों का प्रभाव है 12th हाउस में, इसलिए ये समय फॉरेन ट्रैवल फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। यदि आपको अपना रेसिडेंस चेंज करना है उसके लिए भी ये पॉजिटिव समय है, क्योंकि 4th हाउस में भी गुरु राहु और सैटर्न तीनों का प्रभाव है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी जांच पड़ताल करके आपको लेना है। और मई के बाद 26 ऑफ मई को गुरु राहु की युति होगी, और उसके बाद ही यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर भी आप जब तक गुरु राहु साथ में है अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आपको डिसीजन लेने हैं। 12th हाउस बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट है, तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड हो या हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ खर्चे आ जाएं, हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाए, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चों से रिलेटेड काफ़ी बजट बना के आपको चलने की स्थिति रखनी चाहिए। जब सैटर्न 4th हाउस में गोचर, सैटर्न का 10th हाउस में गोचर है, तो ये जो स्थिति है वो आपके करियर में कुछ निगेटिविटी नहीं बताती, लेकिन ये स्थिति डिले बताती है। तो हो सकता है करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हो, प्रमोशन की बात हो या कुछ आगे बढ़ने की बात हो, उसमें आपको डिले इस समय दिखाई देगा। गुरु जो है वो अपनी सौ राशि को देखते हैं 8th हाउस में, तो आयु से रिलेटेड ये अच्छा समय है, आयु से रिलेटेड पॉजिटिव समय है। शत्रु पक्ष में भी आप प्रभावी होंगे, उसके लिए भी अच्छा समय है। लेकिन यहाँ गुरु राहु की युति आपको आइसोलेशन दे सकती है, या आप खुद ही आइसोलेट रहना पसंद करेंगे। राहु 12th में होने से जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, अब गुरु आने की वजह से आपको हेल्थ में, आपके हेल्थ इश्यूज में रिलीफ मिलने के योग बनते हैं। ये समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप रेस्टलेस फील करते हो तो आपको गुरु को इस समय मजबूत करना चाहिए।